Hello student, this is the another video of Indian economic development economics, and in this video we discuss about the chapter 1 next topic. The our next topic is low level of national income and per capita income. Okay, low level of national income and per capita income. Obviously you know very well at the time of independence and before independence about the Indian condition, income condition. So the economy was stagnant, यानी कि फ्लैटर इकोनॉमी थी, एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी सफ़र कर रही थी, एंड हमारा प्राइमरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी. सो बाई ऑल दीज रीजन्स आवर इंडियन इकोनॉमी हैव द फ्लैटर ग्रोथ रेट. इसका मतलब हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो अपवर्ड नहीं थी, फ्लैटर थी. एंड यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जैसे V.K.R.B. राव, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी एंड R.C. देसाई. सो दिस इकोनॉमिस्ट सर्वे अबाउट द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो इन सब के अपने डिफरेंट डेटाज रहे. उन सब में जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट डेटा रहा वो हमारा डेटा रहा था डॉक्टर V.K.R.B. राव का. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा था पर कैपिटा इनकम का डॉक्टर V.K.R.B. राव का. तो इनका डेटा मोस्ट सिग्निफिकेंट था पर कैपिटा इनकम के लिए. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, सो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे. हमारा टॉपिक 6 है. इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैव नो मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज no more innovations and inventions by the side of government, that is Britishers, and different type of tax imposed by the British government, for example of Lagan. So in pre-British periods approx 85% of population engaged in agriculture sector. Even though after 85% population engaged in agriculture sector, we have not self-sufficient. ओके यानी कि 85% पॉपुलेशन इसमें एंगेज होने के बाद भी हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे. एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज मैनी मोर प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट ओवर हियर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस. ओके, सो नेक्स्ट इज मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन. मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन. यानी कि मेन रीजन क्या है स्टैग्नेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में. स्टैग्नेशन का मतलब फ्लैटर, यानी कि रुका हुआ कह सकते हैं, रुका हुआ डेवलपमेंट. तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके बारे में एग्जाम में भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है कि लगान. ओके, तो ये लगान क्या है, वो आता है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम में. लैंड सेटलमेंट सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, तो जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है इसमें जो वर्ड यूज होता है लगान, वो लगान क्या है. तो लगान इज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय द जमींदार्स बाय द रिगार्डलेस वे. यानी कि लगान एक टाइप का टैक्स है, इज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर इम्पोज किया हुआ, लगाया हुआ है. अब इस लगान को कलेक्ट करने के लिए यानी कि इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जमींदार अपॉइंट किए. एंड जमींदार उस गांव में से ही हुआ करते होंगे. एंड जमींदार ने क्या किया कि जो टैक्स है लगान उसको किसानों से कलेक्ट करना शुरू कर दिया. इवन वो ये नहीं देखेंगे कि किसान की कंडीशन क्या है, फार्मर्स आर इन पोजीशन टू पे द लगान, क्या फार्मर इस पोजीशन में है कि लगान पे कर सके, उसकी फसल हुई है नहीं हुई. दे हैव नो एक्सक्यूज अबाउट दिस. एंड लगान कलेक्ट करने की जो डेट है वो फिक्स है. अगर
फार्मर लगान पे कर पा रहा है, यानी कि वो टैक्स पे कर पा रहा है, तब तो ठीक है। अदरवाइज की सिचुएशन में उसके जो राइट्स हैं ओनरशिप के, वो क्या कर लिए जाएंगे, उसे छीन लिए जाएंगे। इसका मतलब फार्मर्स लूज इट्स ओनरशिप राइट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि किसान अपनी जमीन पर से अपनी ओनरशिप के राइट खो बैठेगा अगर वो लगान को डिपॉजिट नहीं कर रहा है या पे नहीं कर रहा है ऑन द फिक्स टाइम पीरियड। और लगान कलेक्ट करने का टाइम काम किसका है, जमींदार का। ओके, तो इसमें एक दो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, इसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम है ना। और जो सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगा कि इसकी जो जमींदारी सिस्टम में जो फॉर्म है वो किसकी है, लगान की। थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो है हमारा, रिगार्डलेस तरीके से ये कलेक्ट किया जाता था। रिगार्डलेस वे में ये फार्मर से कलेक्ट किया जा रहा है। विदाउट पे लगान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर लगान पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अब जमीन पर से अपनी जमीन की राइट्स खो बैठेंगे। ओके, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगान पे करने के बावजूद भी कोई भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं था। तो जो उसका मेन आंसर है कि आफ्टर कलेक्टिंग द लगान देयर वाज नो इनोवेशंस या इन्वेंशंस या हेल्प प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट इज ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स लगान तो कलेक्ट कर रहे थे, टैक्स तो ले रहे थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडाइज्ड रेट पे हमें डीएपी वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह या अदर इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे इरिगेशन के लिए पानी से सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में, या बहुत तरह की फैसिलिटीज फार्मर्स को हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। लेकिन उस टाइम पे लगान तो कलेक्ट कर रहे थे, एक टाइप का टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, और उस टैक्स के बदले में फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी। यही एक मेन रीजन था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था, फ्लैटर था, उसमें ग्रोथ नहीं थी। इवन इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े लेवल की पॉपुलेशन, लगभग 85% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। रीजन क्या था, तो उसका मेन पहला रीजन हमने पढ़ा क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या है, जमींदारी सिस्टम है। जमींदारी सिस्टम के थ्रू एक टैक्स लिया जा रहा है लगान की फॉर्म में, वो रिगार्डलेस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, और अगर आप उस टैक्स को नहीं देंगे तो आप क्या कर देंगे, विदाउट पे लगान, अगर आप लगान नहीं देते तो आप अपनी जमीन से अपने राइट्स खो बैठेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? इसका मीनिंग ये कि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। क्यों, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसका फर्स्ट यूज क्या है, सेल्फ रिलायंट, यानी कि सेल्फ यूज करना, जो भी खेतों में प्रोड्यूस किया है उसका सेल्फ कंजप्शन करना, और जो सरप्लस होता था यानी कि जो बच जाता था उसको मार्केट में सेल करते थे। सेम प्रोसेस आज भी है। किसान अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके लिए रखेगा गेहूं को, अपने घर की ज़रूरत के लिए रखेगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा मार्केट में सेल कर दे फिर अपने लिए वापस से परचेस करे, ऐसा नहीं होगा। पहले वो अपनी घर की ज़रूरत के हिसाब से घर में स्टोर करेगा, और जो उसका सरप्लस होगा, जो एक्स्ट्रा स्टॉक होगा, उसको क्या करेगा, मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगा। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी की कमर्शियलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। इसका मतलब क्या है कि जो फूड क्रॉप्स थे, जो फूड क्रॉप से इनको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, फूड क्रॉप से इनको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया, कैश क्रॉप पे।
फूड क्रॉप से शिफ्ट कर दिया गया कैश क्रॉप पे। कैश क्रॉप में क्या था, इसमें आप लिख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे जूट, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जूट, जूट के प्रोडक्शन के लिए इनको फोकस किया गया। या इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कॉटन, या कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इनको फोर्स किया गया। क्यों, क्योंकि जो जूट और कॉटन प्रोड्यूस होगी फील्ड में यानी कि खेतों में, ध्यान देना, फूड क्रॉप से शिफ्ट किया गया कैश क्रॉप पे, और इनको लालच दिया गया कि आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो, जिससे कि आपको नगद पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, आपका ज्यादा फायदा है। तो इसका फायदा किसको था, अल्टीमेटली इसका जो मेन बेनिफिट्स थे वो ब्रिटिशर्स को ही जा रहे थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमसे इनको जूट और कॉटन को परचेज कर रहे थे और यूज कर रहे थे रॉ मटेरियल की फॉर्म में, यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल को परचेज करके ले जा रहे थे और उस रॉ मटेरियल से अपने ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज को चलवा रहे थे, रन करा रहे थे, यानी कि प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और वहाँ से इनका फाइनल गुड बना के, मैं इसमें आगे आपको पढ़ाऊंगा, फिर से इंडिया और इंडिया जैसी मार्केट में सेल करने के लिए ला रहे थे। तो एक प्लानिंग, एक सिस्टमेटिक इनका फॉर्म था कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय किया जाए। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो सेकंड पॉइंट ये था कि हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, फूड क्रॉप को शिफ्ट कर दिया गया कैश क्रॉप में। अब कैश क्रॉप में क्या आता है, जूट, सॉरी ये गलत लिख दिया, जूट या कॉटन, इस टाइप की और भी चीज आ सकती हैं, जूट हो सकता है, कॉटन हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने, ये इसका सेकंड रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट समझे इसका थर्ड रीजन इसका स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर में। सो जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, थर्ड रीजन क्या है हमारा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेतों में, जो फील्ड में, जो एग्रीकल्चर एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है, लो लेवल का है, कम है। कम क्यों है भाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, प्रॉपर कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टूल्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज नहीं है, कह सकते हैं आप बेटर क्वालिटी के सीड्स नहीं होंगे। ओके, तो मैनी मोर रीजंस आर यहाँ हो सकते हैं। एंड फार्मर्स आर डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मर्स किस पे डिपेंड थे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, कह सकते हैं नहरों पे, पॉन्ड्स पे, तालाबों पे, तो इस टाइप के रिसोर्सेज पे वो डिपेंड थे। जबकि एक मोटा टैक्स लगान की फॉर्म में कलेक्ट किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट उसके बदले में कोई डायरेक्ट इनको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा रही थी, जिससे कि इनका जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, जिसको हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बोल सकते हैं, पर बीघा प्रोडक्शन बोल सकते हैं, वो क्या था, काफी लो था, कम था। ओके, तो ये कम क्यों था, क्योंकि लगान कलेक्ट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रही थी, जिससे कि वहाँ पर कुछ नए इनोवेशन आइडिया हो, नए इन्वेंशन हो, या कोई अच्छी क्वालिटी की मशीन्स का वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ हो रहा हो। तो कई सारे यहाँ जो रीज़न थे, उनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी थी, काफ़ी लो थी। स्टूडेंट्स, जो हमारा इस टॉपिक का मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या था, जो इन्वेस्टमेंट था उसकी क्या थी, कमी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब क्या है, कमी। क्यों, क्योंकि मैनी मोर फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर, कह सकते हैं मोस्ट ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर, ज्यादातर किसान मार्जिनल फार्मर्स थे, यानी कि सीमांत किसान थे, छोटे किसान थे। एंड हैव नो मोर क्रेडिट फैसिलिटीज, और उनके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं थी। तो उनको क्या था, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कह सकते हैं डेट पे डिपेंड होना पड़ रहा था, लोन पे डिपेंड होना पड़ रहा था, और एट दैट टाइम लोन या credit provided by the local money lenders, and this is the major problem of Indian economic system, because local money lender impose the heavy interest, so by this problem farmers have no savings, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज इम्पोज करते थे, जिसकी वजह से फार्मर की सेविंग कभी हो ही नहीं पाती थी। फार्मर जो कुछ भी अर्न करता था वो सब उसका वो कह सकते हैं आप लोन रीपे करने में, यानी कि डेब्ट को रीपे करने में सब चला जाता था, सब वो अपनी सेविंग्स को लूज कर देता था। तो उसका मेन रीज़न था, क्योंकि एक तरफ तो
फार्मर हमारा फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो रहा था, एंड कैश क्रॉप पे शिफ्ट होने के लिए उसको नई क्वालिटी के सीड्स वगैरह या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है जैसे टेरेसिंग वगैरह कराने के लिए, टेरेसिंग मीन्स खेतों के चारों तरफ तारों की एक जाली, ये बाढ़ कह सकते हैं, जिसको लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। वो सब कुछ यहाँ नहीं था। देखो इसमें बुक में साफ लिखा हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। फ्लड कंट्रोल मतलब बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, और ड्रेनेज अगर पानी भर भी जाए तो उसको कैसे निकाले, वो सारी कोई भी फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी। ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप, जबकि कुछ फार्मर अपने पैटर्न को चेंज कर रहे थे, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ मूव हो रहे थे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट्स स्मॉल फार्मर्स, और जो बड़ा सेक्शन था टीनेंट्स का वो कैसे फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, एंड दे हैव नो मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़, उनके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो जो कुछ भी अर्न करते थे स्पेंड करते थे अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उनके पास सेविंग्स नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ किसकी, इन्वेस्टमेंट की। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे काम किए। जैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे आरआरबीज बनाए गवर्नमेंट ने। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, इसका नाम पहले अलीगढ़ ग्रामीण बैंक हुआ करता था एक टाइम पे। इसके बाद जैसे लखनऊ ग्रामीण बैंक, जो लखनऊ रीजन की आर्यावर्त है, उसमें मर्ज करके आर्यावर्त ग्रामीण बैंक बना दिया गया। इसका आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का मेन वर्क क्या है कि रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, बैंकलेस एरिया में, मतलब रूरल प्लस बैंकलेस एरिया में। और स्पेशल इसका जो काम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंकिंग फैसिलिटीज़ कह सकते हैं या क्रेडिट फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, वो सब प्रोवाइड कराना। डिफरेंट टाइम पे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम आते हैं जो कि इन बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट फार्मर तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। आज हम देखें हमारे गाँव में किसानों पे ट्रैक्टर भी हैं, पक्के मकान हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने शहरों में भी मकान बना लिए, वो छोटे मोटे बिजनेस भी कर पा रहे हैं, एंड बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और कह सकते हैं वो हुआ भी है। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ भी है। हाँ, वो बात एक अलग है कि अभी और ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी और ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने 4 टॉपिक्स पढ़े, मैं उनका आपको रिवीजन करा देता हूँ। जो पहला टॉपिक है वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, और लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, मेन था जमींदारी। जमींदारी क्या था, जमींदारी में लगान था। लगान कलेक्ट किया जा रहा था जमींदार के थ्रू, इसलिए उसको जमींदारी सिस्टम नाम दिया। लगान के लिए एक फिक्स डेट हुआ करती है। लगान एक टाइप का टैक्स है जो इम्पोज किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। बात यह कि अगर आप लगान पे नहीं करेंगे तो आपसे आपकी जमीन के राइट्स छीन लिए जाएंगे। एंड सेकंड था इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया जा रहा था। फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर शिफ्ट किया जा रहा था, यानी कि कैश क्रॉप जैसे हमारी जूट और कॉटन, और उनको रॉ मटेरियल के थ्रू परचेज किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स उनको परचेज कर रहे थे और उनको ब्रिटेन ले जाके रॉ मटेरियल के लिए यूज कर रहे थे। और थर्ड है इसमें हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब आप कहेंगे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी, वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे पास कोई नए आइडियाज़ नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, एंड कह सकते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। फार्मर हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म को, ट्रेडिशनल वे को ही यूज़ कर रहा था। ओके स्टूडेंट, इन लास्ट स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो फार्मर्स हैव नो मोर क्रेडिट फैसिलिटीज, so by this farmers always इनसाइड द डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब कर्ज का जाल। फार्मर हमेशा कर्ज के जाल में ही फंसा रहता था। एंड पे रेगुलरली इंटरेस्ट एंड लोन, यानी कि वो हमेशा लोन को रीपे कर रहा होता था और इंटरेस्ट को पे कर रहा होता था। ओके, तो इन सब के बाद फार्मर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं बचती थी और उसकी सेविंग्स नहीं हो पाती थी। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में इतना ही है। हम नया टॉपिक देखेंगे। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, वो है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे पास इंडस्ट्रीज कैसी रही होंगी। अबाउट द इंडस्ट्रीज सेक्टर, सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उस वक्त, ये जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये फेमस थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड एंजॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ओके, सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंजॉयड बाय द वर्ल्ड।
जो पूरा संसार था, जो पूरा वर्ल्ड था, वो हमारे इंडस्ट्री से वेल नोन था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी क्वालिटेटिव हुआ करते थे। Indian made product, handicraft industries made product by hand and quality is better and we can say best quality product इंडिया हमारा एक्सपोर्ट करता था हैंडीक्राफ्ट के। तो इनको पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। और इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर कमिंग ब्रिटिशर्स ने इसको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने में ब्रिटिशर्स का ही फायदा था। तो इसमें देखेंगे वन बाई वन क्या क्या टॉपिक यहाँ मेंशन किए हुए हैं। स्टूडेंट बहुत केयरफुली देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे यहाँ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो किसका हुआ था? हम बहुत आसानी से कह सकते हैं हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। ओके, सो अगर क्वेश्चन आ जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इसमें लिखेंगे डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय सिस्टमेटिक वे। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया उसको वन बाय वन समझेंगे। ब्रिटिशर्स परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडिया से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे। अब जब इंडियंस को रॉ मटेरियल का ही अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो वो क्या फाइनल गुड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उन्होंने उसको वहीं सेल कर दिया। आफ्टर दिस द रॉ मटेरियल गोज इन द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एंड मेक अ फाइनल गुड्स बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो दिस गुड इज चीपर इन द रेट एंड बेटर इन द क्वालिटी। ये गुड्स जो थे रेट में सस्ते हो रहे थे, क्वालिटी में बेटर होते क्योंकि ये मशीनों से तैयार हो रहे थे। तो हम दोनों पॉइंट लिखेंगे। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से तो रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। फिर क्या हुआ? सेल फिनिश्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट। और इंडिया की मार्केट में जो फिनिश गुड्स था, तैयार माल था, वो लाके सेल कर दिया। आप समझ रहे हैं? ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। इंडियंस के हाथ बिल्कुल बांध दिए गए, हमसे ही रॉ मटेरियल हमारा परचेस किया, हम बड़े खुश कि हमारा तो रॉ मटेरियल बिक गया। ये सेम वैसा ही है जैसे किसान खेत में से अपनी फसल को बेच के खुश हो जाता है। आफ्टर सेलिंग हिज क्रॉप्स इन द फील्ड ऑन स्पॉट एट द टाइम एंड गेट मनी एंड फार्मर इज हैप्पी, यानी कि किसान ने अपनी फसल को अपने खेत में से बेचा और वो खुश हो गया। ये सेम वैसा ही था कि इंडियंस ने अपने रॉ मटेरियल को सेल किया और वो खुश हो गए कि हमें कुछ करने नहीं पड़ा, हमारा तो रॉ मटेरियल ही सेल हो गया। लेकिन फाइनली हुआ क्या? जब इंडियन हाउस होल्ड्स को जब उस रॉ मटेरियल से बना हुआ फिनिश गुड्स खरीदना पड़ा तो क्या हुआ? काम तो हमें मिला ही नहीं, हमने तो रॉ मटेरियल सेल कर दिया। तो सामान कहाँ बना? वैल्यू एड उसमें कहाँ हुई? ये आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर 4 में, वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू एड कहाँ हुई? वैल्यू एड हुई उसमें ब्रिटेन में। तो पैसा कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। जितनी भी वैल्यू एड हुई वो वैल्यू एड का पैसा कहाँ चला गया? ब्रिटेन में चला गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो फिनिश गुड्स था लाके कहाँ सेल किया? सेल इन इंडियन मार्केट, इंडिया की मार्केट में लाके उसको फिर से सेल कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी एक खेल खेला गया। इंडियंस इस बात को समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? रूल ही चेंज कर दिए। उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, टैरिफ पॉलिसी। इसका नाम कई बार आएगा आगे और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज टैरिफ एंड कोटा पॉलिसी। तो हम समझेंगे टैरिफ पॉलिसी। वर्ड को ध्यान दें, टैरिफ पॉलिसी। ये टैरिफ पॉलिसी क्या थी? इस टैरिफ पॉलिसी में ध्यान से समझना, इस टैरिफ पॉलिसी में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे, कौन से गुड्स? रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा था इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहे थे बाहर, एक्सपोर्ट हो रहे थे, कौन से? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाले। तो उन पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी,
यानी कि विदाउट एनी टैक्स वो एक्सपोर्ट हो रहे थे। कहाँ के लिए? ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को परचेस करने में आसानी और हमारा टैक्स कलेक्शन का नुकसान। अब जब ब्रिटिश इकोनॉमी में जाके, ब्रिटिश कंट्री में जाके उनका जो फाइनल गुड बना वो वापस से इंडिया में भेजा गया, यानी कि इंडिया ने क्या किया, उनको इंपोर्ट किया, परचेज किया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो इंपोर्ट करने पे भी उन पर कोई ड्यूटी नहीं थी, समझना बात को। इंपोर्ट करने पे उन पर कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, वो सस्ते हो गए। क्या हो गए? वो सस्ते हो गए। जैसे प्रेजेंट में गवर्नमेंट जो कोविड की दवाइयाँ फॉरेन से मंगा रही है या उसका रॉ मटेरियल मंगा रही है, तो उस पर कुछ टैक्स घटाने की बात चल रही है या टैक्स बिल्कुल हटाने की बात चल रही है। तो क्यों? जिससे कि वो दवाइयाँ सस्ती हो जाए, प्राइस उनका कम हो जाए। सेम वैसे ही था कि जो हम फाइनल गुड वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, उन पर कोई भी टैक्स नहीं था, कोई भी टैक्स नहीं था, वो विदाउट एनी टैक्स ब्रिटिश से हम परचेज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, वो सस्ते हो गए। और जब वो इंडिया की मार्केट में आए तो उससे इंडिया की इकोनॉमी का फिर से नुकसान, और मार्केट में बिल्कुल अच्छे से सेल होने लगे। उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। बात समझ में? कंपटीशन क्यों नहीं था? एक तो प्राइस कम हो गया उनका, क्योंकि उनको टैक्स ही नहीं लग रहा था। टैक्स नहीं लग रहा था, नुकसान किसका हो रहा था? इंडिया की इकोनॉमी का। फायदा किसका हो रहा था? ब्रिटिश की इकोनॉमी का। क्यों? ब्रिटिश की इकोनॉमी को काम मिल गया, वर्क मिल गया, इंडिया के रॉ मटेरियल का फाइनल गुड बनाया और फाइनल गुड बना के फिर से इंडिया की इकोनॉमी में सेल कर दिया। तो ब्रिटिशर्स को तो वर्क मिल गया, वैल्यू एडेड मिल गया उनका, तो ठीक है। और जो टैरिफ पॉलिसी है वो इस बात को कहती है कि इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं था ब्रिटेन को और एक्सपोर्ट के पे भी कोई टैक्स नहीं था ब्रिटेन को। और यहाँ पे एक रूल और लगाया इन्होंने कि इंडियंस केवल एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना टैक्स के ब्रिटिश को। अगर इंडियन किसी अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहें तो वहां पे उनको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, ठीक है। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई। एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई? क्योंकि जो भी फायदे मिले, जो भी बेनिफिट्स अचीव हों, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल ब्रिटिश इकोनॉमी को हों। आप समझ रहे हैं? सेम रूल है। अगर हम ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल तो हम तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, विदाउट टैक्स एक्सपोर्ट हो जाएगा। और हमको अगर उसी रॉ मटेरियल का कोई अदर कंट्री अच्छा रेट देता है और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें टैक्स देने होंगे। तो अगर हम टैक्स देंगे तो टैक्स का पैसा उसमें ऐड करेंगे और परचेज करने वाले को क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, वो हमसे परचेज ही नहीं करेगा। तो सेम वर्क के लिए अदर कंट्रीज के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने मन माने रूल इम्पोज किए, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा किसको मिले? ब्रिटेन की इकोनॉमी को मिले। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। देखो बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग भी है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो मेन टॉपिक है, टॉपिक 7, उसका सेकंड पॉइंट क्या है? एडवर्स इफेक्ट, यानी कि मतलब उल्टे इफेक्ट हुए, नेगेटिव इफेक्ट्स हुए किसके? डेक्लाइन होने के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के। यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेक्लाइन हुई। डेक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि हम रॉ मटेरियल को ही सेल कर रहे थे, जो वैल्यू एड हो रही थी वो ब्रिटेन में जाके हो रही थी। तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हुए, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे? हम बहुत समझदार हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जब हमें काम नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। जो आर्टिशियन थे, जिनको हम विलेज आर्टिशियन बोल सकते हैं, प्रोफेशनल आर्टिशियन बोल सकते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, वो सब क्या हुए? बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। बात को समझना ध्यान से। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये लोग बेरोजगार हो गए, तो इनके पास दूसरा वर्क प्लेस क्या था? एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारा उस वक्त रूरल इंडिया बहुत ज़्यादा था, गांव ज़्यादा थे, अर्बन एरियाज कम थे। और आपने पढ़ लिया कि 85% अप्रॉक्स पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जब ये जो आर्टिशियन थे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए थे हैंडीक्राफ्ट की में, जब वो लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो कहाँ चले गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से ही इतनी भीड़ थी, ये लोग जाके और वहां पे इन्वॉल्व हो गए। तो इससे क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और ज्यादा वजन बढ़ गया, और ज्यादा उस पर बर्डन आ गया कि इन सबको लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, इन सबको वर्क प्रोवाइड करें। पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट था, फ्लैटर था, उसमें भी कोई इनोवेशन आइडियाज़ का यूज़ नहीं हो रहा था, सब ट्रेडिशनल मेथड पे फार्मिंग हो रही थी। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर तो पहले से ही बर्बाद चल रहा था।
ये लोग और वहां पे चले गए क्योंकि ये लोग भी बेरोजगार हो गए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये लोग जब वहां नहीं थे तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या हुआ, हम लिखेंगे इस पे बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बर्डन इंक्रीज हो गया किस पे, ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बात समझ में आई, यानी कि जब ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल का हो गया, इससे क्या हुआ, बर्डन बढ़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ये लोग जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब देखो इसका सेकंड बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ, जो दूसरा नुकसान हुआ, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। हम लोग मजबूर थे, हम लोग मजबूर थे इंपोर्ट करने के लिए क्या, फिनिश गुड्स को, यानी कि हम अपना रॉ मटेरियल सेल कर रहे थे दूसरे कंट्री को, वो कंट्री हमारे सामान का फिनिश गुड्स बना के उल्टा हमें सेल कर रहा था, हमें बेवकूफ बना रहा था, लेकिन हम मजबूर थे। अब इससे क्या हुआ, इंडिया की मार्केट ब्रिटेन के मशीन मेड गुड से क्या हो गई, फुलफिल हो गई, पूरी मार्केट भर गई। क्यों, मशीन मेड गुड्स थे, क्वालिटी वाइज बेटर थे, रेट वाइज चीपर थे, तो हम लोग उन्हीं को परचेस करने लगे। आप समझ रहे हैं, मजबूरी थी उस वक्त की कि हमारे ही रॉ मटेरियल का सामान बना के हमें ही बेचा जा रहा है, हमको मौका ही नहीं मिल रहा अपने सामान को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का। तो हो सकता है उस वक्त की मजबूरियां रही हो, जो भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पे आप जरा फोकस करें। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ओके, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ये प्रेजेंट की भी प्रॉब्लम है। अभी तो हमने इस प्रॉब्लम को काफी कुछ ओवरकम कर लिया है, मतलब उस टाइम पे जो हमारे यहाँ था हैंडीक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेटिव आइडियाज नहीं थे, इन्वेंशंस नहीं थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रेडिशनल वे पे चल रही थी। तो देश की तरक्की के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, जीडीपी की इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू के जनरेशन के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे, यानी कि हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज पे, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं। Britishers have no attention on this sector because they did not want to increase this sector. Britishers चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बने, कोई हैवी इक्विपमेंट बने, कोई मशीन बने, जिससे कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव हो। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव होने लगा तो उनका जो अटेंशन है इंडिया की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करने का, वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। वो चाहते थे इंडिया की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करना, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी से फीड करना, किसको, ब्रिटेन को। तो इन सब की वजह से उन्होंने यहाँ कोई भी हैवी गुड्स से रिलेटेड, हैवी मशीन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे सेक्टर को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया, ना ही उसमें हेल्प की, बस टैक्स कलेक्शन पे और इंडिया की इकोनॉमी को फीड करने पे इन्होंने फोकस किया। इस सब की वजह से यहाँ पे जो जीडीपी थी वो इंक्रीज नहीं हो पा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, और हमारे यहाँ के लोग वेरी पुअर थे। आप खुद समझ सकते हैं अभी प्रेजेंट की जो आप कंडीशन देख रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, ओके, नो डाउट ग्रोथ कर रहा है, सभी कंट्रीज कर रहे हैं, करना भी चाहिए। तो जो ग्रोथ है, अगर हम इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, इंडिया के नेशनल इनकम में हम सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन देखें, वो किसका है, सर्विस सेक्टर का, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और थर्ड नंबर पे क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर का। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना हम तरक्की कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर ना बहुत जरूरी है, लेकिन देश की सॉलिड ग्रोथ के लिए, एक कह सकते हैं स्टेबल ग्रोथ के लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि वो 24/7 वर्क कर सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस सब की वजह से हमारा जो देश था बहुत ज्यादा पीछे था, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर से मींस गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे जो रोल प्ले था काफी लिमिटेड रोल था। गवर्नमेंट प्रोवाइड नो मोर फैसिलिटीज एंड नो मोर बिजनेस टू इंडियन इकोनॉमी, यानी कि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को, इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई थी जैसे प्रेजेंट की गवर्नमेंट में प्रेजेंट में है। हालांकि कुछ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको बोलेंगे, गवर्नमेंट अपने बिजनेस को सेल कर रही है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन उस प्रेजेंट की गवर्नमेंट के पास जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल, भेल, एनटीपीसी, भाभा है, एंड आपका कह सकते हैं बीएसएनएल है, और एयर इंडिया है। लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैव रन बाय द गवर्नमेंट पार्शियली और फुल्ली, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन कराई जा रही हैं, और जिसकी हेल्प से हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जगह टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे एरियाज में स्पेशली जहाँ पे वर्क नहीं होता, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप करती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आप वहाँ जाके बिजनेस सेट कीजिए, आपको टैक्स वगैरह में बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैव नो इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट स्टेबल एनी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कोई भी इंडस्ट्री वहाँ जाके अपनी इस्टेब्लिश कर सकती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसा था, वेरी लिमिटेड। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कैसा था, वेरी लिमिटेड, यानी कि बहुत कम इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर की। जैसे हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में आ सकता है, यहाँ पे है रेलवे आ सकता है, पावर जनरेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन है, पोर्ट्स हैं, या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, जैसे कि रेलवे है, पोर्ट है, कम्युनिकेशन है, पावर जनरेशन है, यानी कि बहुत थोड़ी सी इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर की थी। बट दिस इंडस्ट्रीज हैव नो सफिशिएंट प्ले रोल, इन्होंने कोई भी सफिशिएंट रोल प्ले नहीं किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे। तो इन सब की वजह से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी काफ़ी रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी और फ्लैटर थी। ओके, इन सब की वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था कैसा था, बैकवर्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा, बैकवर्ड। हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इंडिया से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हटा दिया गया। उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ से रॉ मटेरियल को परचेज करके ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे, फिनिश गुड्स को बना के इंडिया में सेल कर रहे थे, और टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। अगर ब्रिटेन को हम रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, ब्रिटेन से हम फिनिश गुड्स परचेज करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, अगर हम किसी अदर कंट्री को मटेरियल सेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन था टैक्स पॉलिसी में भी। उसके बाद सेकंड था हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट इसलिए था कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसमें जो आर्टिशियन इन्वॉल्व थे, जो प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व थे, या जो कह सकते हैं हम एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे, वो सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और वो उठ के एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। एग्रीकल्चर सेक्टर पर पहले से ही बहुत ज़्यादा लोड था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोड और बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वो लोग बेरोजगार हो गए, उन लोगों के बेरोजगार होने से गरीबी और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है। थर्ड था हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई हैवी व्हीकल इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास इनकम कम थी। और 4 पॉइंट थे लो जीडीपी। जब कुछ भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी लेवल पे नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं थी, तो हमारा जीडीपी कैसा था, डाउन था। एंड लास्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल कैसा था, काफ़ी लिमिटेड था, बहुत कम या बहुत शॉर्ट हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर के बिजनेस थे, जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, एंड कह सकते हैं पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन। तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ इस सब के थ्रू थी। तो ओवरऑल उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख लो, कैसी थी, वेरी बैकवर्ड थी, डाउनवर्ड थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।